नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। आज आपको सबसे पहले आम आदमी को काम चलाऊ सिस्टम देने वाली सरकारी सोच पर दस्तक देनी है। इस मुद्दे को कुछ ऐसे समझिए कि देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के पास अपना नियमित निदेशक 2 फरवरी के बाद से नहीं है। नियमित निदेशक की जगह सीबीआई की जिम्मेदारी पिछले 62 दिन से अंतरिम निदेशक के भरोसे चल रही है। इसी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीबीआई प्रमुख के पद पर किसी को यूं ही अंतरिम तौर पर रखकर काम चलाने की व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ काम चलाने के नाम पर चलाई जाती है, तब दस्तक देना जरूरी हो जाता है जब पता चले कि कॉलेज में पढ़ाई करके रोजगार पाने के सपने देखते युवा हो या प्राइमरी स्कूलों में भविष्य की नींव तैयार करने वाले बच्चे, उन सभी को ऐसे ही काम चलाऊ सिस्टम के भरोसे रुलाने का काम देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें कर रही हैं, क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर के पद खाली पड़े और स्कूलों में शिक्षकों के। पहले आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पिछले 8 साल से कॉलेज में किसी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई। शिक्षा के मंदिर में जिन छात्रों को अभी क्लास में होना चाहिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने लायक लेक्चरर कॉलेज में नहीं। जिन्हें लेक्चरर बनकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए वो निराश होकर भर्तियां पूरे होने का वर्षों से इंतजार करते हुए थक गए, तो सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन को मजबूर हो गए। नौकरी नहीं तो, नौकरी नहीं तो, नौकरी नहीं तो। और ये चमत्कार हुआ है खुद को जादूगर कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज वाले राजस्थान में, जहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 8 साल से एक लेक्चरर की भर्ती नहीं हुई। वसुंधरा सरकार के समय शुरू हुई 918 लेक्चरर की भर्ती 4 अप्रैल को होनी थी, कैंसिल कर दी। नेट पीएचडी की डिग्री लेकर बेरोजगार अब बूढ़े हुए जा रहे हैं। यानी कॉलेज में बच्चे टीचर नहीं पा रहे और डिग्री लिए बेरोजगार टीचर की नौकरी नहीं पा रहे। इसीलिए राजस्थान के सबसे पुराने संस्थान राजस्थान आर्ट्स कॉलेज के बच्चे प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ 20 पद शिक्षक के हैं, 18 खाली पड़े। दावा अयोग्य लोगों के भरोसे काम चलाऊ तरीके से पढ़ाई कराई जाने लगी तो बच्चे नाराज हो गए। उस सरकार के लिए, उस समाज के लिए इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी हो नहीं सकती है कि बच्चे पढ़ने के लिए योग्य टीचर मांग रहे हों। ये आर्ट कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जो कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें योग्य शिक्षक चाहिए जो इनको पढ़ा सके। इसलिए ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से लेकर सरस्वती माता तक के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन तो खैर हमने यही सोच के लिया था कि यहाँ पे टीचर्स होंगे, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। हमें क्या पता था कि अंदर यहाँ पे एक सारे टीचर्स वैसे ही भरे पड़े हैं जिनको कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करके नहीं आए हैं। राजस्थान में ऐसा कई जगह हो रहा है, जिसे आप पुलिस की गाड़ी में ठूसे जाते देखते हैं। वो कॉलेज का एक छात्र है जो प्रदर्शन कर रहा था अपने कॉलेज में खाली पड़े लेक्चरर पद को भरकर योग्य शिक्षक पाने के लिए। तो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के जीवन से टीचर छीनकर खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि खेल पढ़ लिखकर ओवर एज होने जा रहे बेरोजगारों के साथ किया गया। देखिए, डॉक्टर राजा भोज और डॉक्टर राम सिंह दोनों ने पीएचडी कर ली। अब उम्र बढ़ती जा रही। 4-5 साल से पीएचडी की डिग्री और सारी मेहनत किसी काम की नहीं। 2017 में फरवरी में मेरा पीएचडी का अवार्ड हो गई थी। उसके बाद से कंटिन्यू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इन असिस्टेंट प्रोफेसर जो सहायक आचार्य की जो भर्ती है उसको पूरा नहीं करवा पा रही है। आप इस प्रकार की कब तक बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करोगे? हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। 2013 के बाद सेट का एग्जाम हुआ नहीं है, जिसके आधार पर कॉलेजों में व्याख्याता नियुक्त किए जाते हैं। हजारों की संख्या में नेट और पीएचडी करके छात्र इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से 918 पद आए थे, लेकिन वो भी निरस्त हो गए। कब एग्जाम होगा किसी को पता नहीं है। सैकड़ों की संख्या में सरकार कॉलेज खोल रही है, मगर टीचर वहां पर कैसे नियुक्त होंगे इसके बारे में सरकार को भी कुछ पता नहीं है। जो
शरद कुमार कह रहे हैं यही सच है, क्योंकि जिस प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी के भीतर 10,000 पद खाली होने पर काम चलाऊ गेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई सरकार कराना चाहती है, उसके मंत्री भी नहीं जानते कि लेक्चरर भर्ती की परीक्षा कब होगी। आरपीएससी को सरकार की तरफ से लिखा है कि सेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाए, लेकिन आरपीएससी के द्वारा अभी उसका कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। आगामी समय में जैसे ही आरपीएससी के द्वारा समय दिया जाएगा तो सेट की परीक्षा का भी आयोजन करवाया जाएगा। इसीलिए हालत ये कि जिसे शिक्षा चाहिए वो प्रदर्शन करे, जिसे नेट निकालकर पीएचडी करके शिक्षक बनना है वो भी प्रदर्शन करे। सवाल ये कि जो बच्चे काम चलाऊ शिक्षकों के भरोसे पढ़ेंगे, क्या उनका भविष्य मजबूत और टिकाऊ होगा? और जो काम चलाऊ गेस्ट फैकल्टी बनेंगे, क्या वो ईमानदारी से पढ़ा पाएंगे? सत्ता 5 साल चाहने वाली सियासत आम आदमी को इतना काम चलाऊ सिस्टम क्यों देती है? शरद कुमार, जयपुर आज तक। ये जो आपने देखा, ऐसा हाल सिर्फ एक राज्य, एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं है। कम शिक्षकों के भरोसे काम चलाऊ शिक्षा देने का काम लगभग हर राज्य में हो रहा है। 2 हफ्ते पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग के सबसे बड़े संस्थान आईआईटी में शिक्षकों की 38% पोस्ट खाली पड़ी हुई। आईआईएम में 74% पद खाली हैं। ट्रिपल आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दावा है कि 6,689 पोस्ट खाली पड़ी, यानी इन पदों को भरकर बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दी जा सकती है और शिक्षकों की कमी से जूझकर पढ़ते हुए बच्चों को बेहतर भविष्य भी दिया जा सकता है। लेकिन यह समस्या सिर्फ उच्च संस्थानों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, बल्कि शिक्षा की शुरुआती सीढ़ी प्राइमरी स्कूल तक में है। इसलिए उत्तर प्रदेश से आई दस्तक देती यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। गीली और मुलायम मिट्टी को जिस तरह कोई कुम्हार किसी भी तरह का सुंदर आकार देकर उपयोग में लाई जाने वाली चीज बना देता है, ठीक उसी तरह देश के भविष्य बनने वाले बच्चे भी गीली मिट्टी जैसे होते हैं, जिन्हें प्राइमरी स्तर पर ही शिक्षक अगर सही आकार देती शिक्षा दें तो ये बच्चे भी देश के लिए सदुपयोगी आकृति ले सकते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के सामने वर्षों से अदालत और विभाग की सुस्त नीतियों में अटकी भर्ती को लेकर वही शिक्षक धरना देते दिखे तो पूछना जरूरी होता है, क्या रोजगार देने का वादा और बच्चों की शिक्षा दोनों काम चलाऊ सिस्टम के भरोसे है? उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये हम नहीं, शिक्षा विभाग के आंकड़े कहते हैं। आज भी करीब 1,70,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। शिक्षा निदेशालय पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे वो बच्चे हैं जो बीते कई सालों पहले टीटी पास किया, लेकिन आज भी इनको नौकरी नहीं मिली। लखनऊ में आकर प्रदर्शन करते ये वो युवा हैं जिनमें से कोई 150 किलोमीटर दूर अपने घर से आया, कोई 500 किलोमीटर दूर से, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के 6 साल बाद 12,460 शिक्षक पदों की भर्ती पास करने के बावजूद अदालत में नियुक्ति अटकी तो अब तक समाधान नहीं आया। 3 साल हो गए हैं सर, अब तक भी हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जबकि हम लोगों का नियुक्ति पत्र बनकर बीएसए ऑफिस में सुरक्षित है। सरकार भी अपील फाइल कर रखी है, उसमें अभी तक कोई भी इस तरह की पैरवी नहीं कर रहे हैं। सरकार भी थोड़ा कोशिश करे, हम लोग का सपोर्ट करे तो जल्दी से सुनवाई हो जाएगा। सुनवाई हो जाने के बाद फाइनल हो जाएगा, हम लोग की ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। आप अपने बच्चे का जब प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं तो भविष्य सोचते हुए ये पता करते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ेंगे। एक टीचर के कंधों पर कहीं बहुत ज्यादा बच्चों का भार तो नहीं होगा। यूपी में शिक्षकों की कमी पर बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं, हर प्राइमरी में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक चाहिए। आज की तिथि में हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम 1 और 35 का रेशियो हमारा हो गया है। आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के उन स्कूलों में जिनमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बच्चा पढ़ता है, शिक्षकों की कमी नहीं होने देगी। कमी के बावजूद कहना कि कमी नहीं होने देंगे। हकीकत यह है कि सरकार ने 2019 में 69,000 पदों पर भर्ती निकाली तो 4,613 पद अभी भी खाली रह गए। यूपी में अगर
साल 2019 तक 4,25,000 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नौजवान थे, तो 2019 में निकाली गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती को अलग करें तो 3,56,000 युवा अब भी टीईटी परीक्षा पास कर बेरोजगार हैं और प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद 1,70,000, जिन्हें अगर तय समय में भरने की कोशिश सरकार करे तो न बच्चों का भविष्य काम चलाऊ शिक्षा के भरोसे रहे, न नौजवानों की नौकरी पाने की उम्मीद। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। आप एक बात गौर करिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज इस्तीफा दिया और आज ही सूत्रों के मुताबिक दावा किया जाने लगा कि दिलीप पाटिल महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री हो सकते हैं। यानी मंत्री की कुर्सी अगर फौरन भरी जा सकती है तो शिक्षकों समेत दूसरे खाली पड़े लाखों सरकारी पदों को भरने में देरी क्यों होती है? क्यों पद खाली रखकर काम चलाऊ रूप से कम लोगों से ज्यादा काम कराया जाता है? इसीलिए आज की दस्तक यह कहती है कि तय समय में खाली सरकारी पदों को भरने का कानून बनना चाहिए। तय वक्त में भर्तियां पूरी नहीं करने वालों पर जांच बिठाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिए, अपनी आवाज हमारे साथ जरूर मिलाइए। और अब बात बिहार की। दस्तक बिहार की उस कानून व्यवस्था पर जहां होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक विभत्स रूप से की गई हत्या के बाद बिहार में जातिगत राजनीति और जातीय संघर्ष की आशंका जन्म ले रही है, जिसे फौरन रोका जाना जरूरी है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट देखिए। मेरे पापा बोले यहाँ मार दिए सब। वो लोग धड़ाधड़ सबको जो है मारते चले गए। को भी गोली मार दे। हाथ जोड़कर बिहार सरकार और कानून व्यवस्था संभालने वाले हर चेहरे से मधुबनी की ये बेटी इंसाफ मांगती है। हम लोग को भी गोली मार दे, सब लोग यहीं पे रह जाएंगे, पापा के साथ ही चले जाएंगे। कोई जीने का मकसद नहीं है अब हम लोगों का, कोई नहीं है। हम लोग 4 बहन है, 2 भाई, कहाँ से रहेंगे घर में? कोई एक भी है, मेरा भाई सब छोटा है। मधुबनी में बेनीपट्टी के उस गांव का घर है जिनके परिवार के 5 लोगों की हत्या, दावा है पुरानी रंजिश में, प्रवीण झा नाम के स्थानीय दबंग ने 40-50 लोगों के साथ मिलकर होली के दिन कर दी। पहले तो वो 4-5 लड़के आए, फिर दोबारा से वो लोग जो है हमको लगता है कि 40 से 50 की संख्या में जो आते हैं और फिर से वहाँ पे जो झड़प करते हैं, जिसमें कि ये लोग फिर खबर होती है, जाते हैं और वो लोग धड़ाधड़ सबको जो है मारते चले गए। बीएसएफ की नौकरी से होली की छुट्टी मनाने घर आए जवान राणा प्रताप सिंह के परिवार को कौन संभालेगा, ये सवाल बेटियां पूछती हैं। बॉर्डर पे मरते तो ये हो रहा था कि मेरे पापा बॉर्डर पे, आज तक बॉर्डर पे कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ पे मार दिए सब। पुलिस कहती है कि हत्या मछली के तालाब को लेकर चले आ रहे पुराने झगड़े में हुई। मधुबनी के महमदपुर गांव में होली के दिन जो नरसंहार हुआ, जिसमें 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके पीछे एक पुरानी रंजिश है। दरअसल हम जिस जगह पर खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक तालाब है जिसमें काफी मछलियां भी होते रहती हैं और मछली मारने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन अब बेनीपट्टी का ये विभत्स हत्याकांड जातीय राजनीति की आग में जलने लगा है। करणी सेना पटना में मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर हत्या के मुख्य आरोपी का सिर काटने वाले पर इनाम घोषित करती है। नरसंहार हो रहा है और यह बर्दाश्त नहीं है। करणी सेना इस लड़ाई को आगे लड़ेगी और जो भी परवीन का सर काट कर लाएगा, करणी सेना सीतामढ़ी 5 करोड़ का इनाम देने का काम करेगा। एक जाति की राजनीति का असर है कि पीड़ित परिवार के घर भी ज्यादातर उसी वर्ग के नेता सांत्वना देने पहुंचते हैं। एक आदमी के 10 गोली 9 गोली से लोग बता रहे हैं कि गोली मारने के बाद कट्टा से काटा गया, चीर फाड़ किया गया, आंत निकाल दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना है, इस पर प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए। फिलहाल इस मसले में 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और बिहार समेत देश के एक बड़े हिस्से में इस घटना पर लगातार चर्चा होने के 5 दिन बाद पहली बार मुख्यमंत्री बोलते हैं।
जिसने भी कोई क्राइम किया है उसको छोड़िए मत, और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीजों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा। मुख्य आरोपी प्रवीण झा भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने प्रवीण झा के घर की कुर्की कर दी। घर की ईंट से ईंट बजाने के बाद प्रवीण झा की तलाश की जा रही है। कटघरे में स्थानीय पुलिस और नेता है। आरोप है कि घटना के दिन जानकारी के बाद भी हरकत में पुलिस देर से आई। अब जरूरी है कि मधुबनी के बेनीपट्टी गांव में पसरे सन्नाटे को संभालने वाले कदम उठाने में देरी ना हो। रोहित सिंह, मधुबनी, आज तक। और आपके दस्तक देने का एक बार फिर असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जहां पति से ज्यादा पानी को महिलाएं अहमियत देती हैं क्योंकि पानी की परेशानी बड़ी है, उन 62 गांव की रिपोर्ट संवाददाता कुमार अभिषेक ने दिखाई तो लखनऊ से चित्रकूट तक फोन की घंटियां बजी और अधिकारियों को पानी का इंतजाम करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़े। खबर को दिखाकर दस्तक कभी भूलता नहीं है। खबर को अंजाम तक पहुंचाता है दस्तक। इस बात को हम क्यों कहते हैं, इसलिए याद करिए संवाददाता कुमार अभिषेक की उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से रिपोर्ट की गई 30 मार्च की स्टोरी को। इस रिपोर्ट में कुमार अभिषेक ने दिखाया था कैसे सूखे कुएं में कभी कभार डाले जा रहे गंदे पानी के भरोसे जनता जी रही है। हालात सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का है। और देखिए गांव जब पानी निकल करके आ रहा है तो इस पानी का स्थिति आप लोग पीने की स्थिति में पानी कैसे ऐसे पीते हैं, ऐसे पी लेते हैं ये गंदा पानी। तो इतना गंदा पानी पिएंगे तो हम मर जाएंगे या क्या होएगी। इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद आपने दस्तक दी तो अब इस गांव की तस्वीर बदलने लगी है। आज तक ने जब ये खबर दिखाई टिकरी गांव की पानी की समस्या को, तब प्रशासन यहाँ हरकत में आया। कैसे हरकत में आया प्रशासन, अब ये जानिए। जहां पानी के लिए लगी सरकारी व्यवस्था फेल हो गई थी, मोटर गायब थी, अब वहां दोबारा प्रशासन ने इंतजाम किया है। जस्ट दूसरे दिन ही सुबह सुबह बीडीओ साहब और सचिव साहब अपनी टीम के साथ इस गांव पहुंचे। यहाँ जो एक सोलर पंप बिगड़ा था उसको ठीक कराया। एक टैंकर सुबह एक टैंकर शाम को वो पानी भेज रहे हैं और वो सोलर पंप ठीक करा करके अब जो है पानी दे रहे हैं। दस्तक में चित्रकूट के इन 60 से ज्यादा गांवों की पानी के लिए परेशान होने की खबर दिखाने के बाद लखनऊ से चित्रकूट तक प्रशासन ने पानी की व्यवस्था का आदेश दिया। नोडल अधिकारी तक नियुक्त किए गए पानी की 24 घंटे समस्या दूर करने के लिए। शासन से भी निर्देश आए थे टैंकरों से पानी पहुंचाया जाए। खबर चली जैसे तो फिर इसमें वीडियो साहब हमको फोन किए समरसेबुल के लिए, तो मैं यहाँ आकर समरसेबुल लगवाया, पानी की समस्या दूर की। चित्रकूट के इन 62 गांवों के लिए पानी की समस्या दूर करने की दस्तक देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी आगे जारी रहेगी। आप दस्तक देते रहिए। संतोष बंसल के साथ कुमार अभिषेक, चित्रकूट आज तक। देश में कोरोना के केस अब 1 लाख से भी ऊपर 24 घंटे में जाने लगे हैं। पहली लहर के समय 1 लाख का आंकड़ा कोरोना के केस प्रतिदिन नहीं छू पाए थे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। उन्हीं से हम सीधे जानेंगे कि आखिर केसेस की तादाद इतनी बढ़ने का मतलब क्या है और देश के लोगों को ऐसी स्थिति में किस किस हालात से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले 1 लाख से ऊपर केस जा रहे हैं हर रोज, ये पहले नहीं था। इसको चिंता का विषय मानते हैं, डर का विषय मानते हैं, या ये सामान्य है, ऐसा होना ही था? ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जैसे हमारे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, पेशेंट ज्यादा बीमार होंगे, आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। इसलिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि केसेस ना बढ़े और उनको हम इस स्पीड से ना बढ़ने दें कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। और इसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है बहुत जरूरी है। वैक्सीन लगाना जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप है उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो हम कहते हैं टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, वो हर एक एरिया में करना जरूरी है। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है
उसको हम आइसोलेट करें, टेस्ट करें कि उसके साथ में कौन कौन संपर्क में आए जो पॉजिटिव हो सकता है, उसको आइसोलेट करें, उनको टेस्ट करें, जिससे हम बीमारी को आगे ना फैलने दें और केसेस हम कम करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हेल्थ केयर सिस्टम पे ज्यादा जोर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान वैक्सीन दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो दुनिया हमारी तरफ देख रही थी कि हम रास्ता बताएं, फिर अचानक हमारी खुद की हालत ऐसी क्यों हो गई? इसकी वजह यह है कि जब हमारे केसेस बहुत कम हुए थे तो लोगों ने दो चीजें सोचना शुरू कर दिया। एक तो कि अब कोविड भारत से खत्म हो गया क्योंकि हमारे केसेस तो एकदम कम हो गए हैं, और अब वैक्सीन भी आ गई है तो वैक्सीन अब शुरू हो जाएगी और केसेस कम हो गए हैं तो अब कोविड खत्म हो गया है। लेकिन वायरस तो अभी भी यही था और वायरस कहीं गया नहीं था, और हमें यह भी पता है कि हमारे जो सीरो सर्वेलेंस का डेटा है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर लापरवाही शुरू होगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एकदम बंद हो गया, लोगों ने पार्टीज करनी शुरू कर दी, बड़े बड़े फंक्शन होने लगे। उसके साथ जो वायरस था उसको एक मौका मिला फैलने के लिए। साथ में हमें पता है कि दुनिया में कई वेरिएंट्स जो है वो नए उभर के आए हैं, उनमें से ऐसे वेरिएंट्स हैं जो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, ज्यादा जल्दी फैलते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें, क्राउड्स इकट्ठा करें और एक वेरिएंट भी ऐसा हो जो जल्दी फैलता है, तो हमारे केसेस एकदम बढ़ सकते हैं, और वही हुआ है महाराष्ट्र में। इसलिए हमें अभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से कर पाएंगे तब भी हम केसेस कम करेंगे, नहीं तो हम इसी गलत धारणा से रहेंगे कि अब कोरोना भारत में नहीं रहा और हमारे केसेस भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटल पे स्ट्रेन भी बहुत बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि सब चीज के लिए जनता खुद ही जिम्मेदार है। अगर बात जनता के व्यवहार की भी है तो जनता का व्यवहार तो अनलॉक की गाइडलाइंस जैसे जैसे आ रही थी उसके हिसाब से तय हो रहा था, फिर लोग जिम्मेदार क्यों हैं? सिस्टम क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक, मैं ये मानता हूं कि हमको अपनी तरफ से भी सिस्टम ऐसे बनाना चाहिए लोगों की परेशानी को समझ के, क्योंकि लोग कोविड से थक गए थे, फटीग हो गए थे, अंदर रह के भी थक गए थे और थोड़ा डर भी उनमें कम हो गया था। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये बहुत जोरों से लोगों को ये एम्फेसाइज करना चाहिए कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप अगर मार्केट नहीं गए, क्राउड्स नहीं इकट्ठे किए आपने, या आपने पार्टीज नहीं दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केसेस इतने नहीं बढ़ेंगे। कुछ हद तक वो नहीं हो पाया, लोगों ने बिल्कुल मास्क लगाना बंद कर दिया। सरकार की तरफ से तो मास्क लगाने पे बहुत जोर दिया जा रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि बहुत हो गया, इतने टाइम हम मास्क लगा के रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, और इसके कारण केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो हमें अपनी तरफ से भी थोड़ी सख्ती करनी है, हमें देखना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है और पूरी कोशिश करनी है कि हम केसेस ना बढ़ने दें। जिसको भी कोई लक्षण हो अपना एकदम टेस्ट कराएं, उसके आसपास जो भी एक्सपोज हुआ है उसको बोलें कि आप अपने आप को आइसोलेट करो, क्वारंटाइन करो और अपने टेस्ट कराओ, जिससे हम केसेस को आगे ना बढ़ने दें। सर, आपको लगता है मौजूदा हालात जो हो गए हैं उसमें देश की राजधानी दिल्ली में, खासतौर दिल्ली इसलिए क्योंकि आप भी यहीं रहते हैं, तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की हालत है, वहां जरूरत है लॉकडाउन की? अभी दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्थिति ऐसे नहीं हो जैसे और राज्यों में हो रही है। और अगर हम अभी से पूरी कोशिश करें कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, हम पूरी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन करें, कंटेनमेंट जोन बनाएं जहां से लोग को हम एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ना जाने दें, जिससे इन्फेक्शन वहीं पे रुकी रहे, तो हम अपने केसेस दिल्ली में कम कर पाएंगे और ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हमें लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया, ऐसे भी केस आ रहे हैं कि लोगों को 2 वैक्सीन लग चुके हैं, उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया, इस पर क्या कहिएगा? तो हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा कि आपको सीरियस इलनेस ना हो, कि कोविड अगर आपको होगा भी तो आपको ऐसी बीमारी नहीं आएगी कोविड से जिससे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या आईसीयू में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, क्योंकि जब वायरस से आपका एक्सपोजर हुआ किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से, तो आपके गले में, नाक में वायरस आ सकता है और आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं और आप इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, आप किसी और को इन्फेक्शन दे सकते हैं। लेकिन वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनेगी वो वायरस को आपके शरीर में और ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे और वो आपकी डिजीज जो है कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए कोविड आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या ये समझे कि वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, कोरोना के खिलाफ अमरता कोई वैक्सीन नहीं दे सकता?
बिल्कुल, अगर आप डेटा भी देखो तो हम डेटा बता रहे हैं जो स्टडी से आया है, उसमें भी जो वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रायल में भी ऐसे था कि 100% तो था नहीं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना भी एक टाइप की वैक्सीन ही है, वो जो हम कहते हैं सोशल वैक्सीन है। तो अगर हम वैक्सीन भी लगाएंगे, टीका भी लगाएंगे और सोशल वैक्सीन भी लेंगे, तब हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोरोना से सरकार या सिस्टम नहीं बचा पाएगा, आदमी को खुद ही बचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये लोगों के बीच वाली लड़ाई है, हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है। हॉस्पिटल में कोविड की लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लोगों को आपस में इकट्ठे होकर कोविड के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और तभी हम कोविड को हरा पाएंगे, जब हम उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक पाए। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। अगर हम चाहेंगे तभी ये वायरस आगे फैलेगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो वायरस आगे नहीं फैल सकता। ये मच्छरों वाली बीमारी नहीं है या और किसी तरह से पानी से फैल जाए इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम पूरे प्रिकॉशन रखें और इस वायरस को आगे ना फैलने दें। सर, हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। पहले राउंड में जब कोविड था तो 1 लाख से कम केस आ रहे थे, उस समय अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई थी। अब जब 1 लाख से ज्यादा हो जा रहे हैं हर दिन केस, कितनी स्थिति के लिए तैयार हैं हम? तो पिछले दफा के पूरे अनुभव को अगर हम देखें तो तब भी लोगों ने तैयारी की थी कि 2 लाख रोज के केसेस भी हो सकते हैं, इसलिए सिस्टम जो था उस तरह से तैयार किया गया था और सिस्टम अभी भी तैयार है। लेकिन जैसे केसेस कम हुए तो कुछ हद तक सिस्टम में ढील पड़ गई कि हम अब नॉन कोविड केयर में भी ज्यादा ध्यान देने लग गए, क्योंकि कोविड कम हो गया था और चीजों के भी जो लोग 1 साल से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे उन पे भी ध्यान देना शुरू हुआ था। अब हमें वो फिर से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम अपना जो पहले वाला सिस्टम था, 6 महीने पहले वाला सिस्टम, जहां पे हम पूरी तैयारी करके रखी थी कि अगर केसेस 2 लाख तक पर डे भी हो तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम को फिर से वहीं लाना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा, क्योंकि तब भी तैयारी हुई थी और उसमें पूरा इक्विपमेंट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया था। कोविड हॉस्पिटल भी बनाए गए थे, कैंप्स बनाए गए थे, वही हमें फिर से करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जैसे लोगों में कोरोना के प्रति एक ठंडापन सा आ गया है, लोग परवाह नहीं कर रहे, क्या रिसर्च के स्तर पर भी ऐसा है? 2 वैक्सीन तो बहुत जल्दी आ गई दुनिया में, आगे क्या और कुछ चर्चा सुनाई नहीं दे रही? नहीं, रिसर्च तो पूरी हो रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी कई क्वेश्चंस हैं जो अभी आंसर नहीं मिला। और मैं कहूंगा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि अभी तक भी हमारे पास वायरस को मारने की कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है। वैक्सीन तो है जो हमें प्रिवेंशन देती है, लेकिन अभी तक इतनी रिसर्च हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इफेक्टिव दवाई नहीं है। रेमडेसिविर है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। एंटीवायरल ड्रग हमारे पास अभी भी कोई इफेक्टिव नहीं है जो हम कहें हम किसी व्यक्ति ये लोगों को दें जिनको कोविड है और वो वायरस उनके शरीर से मर जाएगा। तो इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। दूसरी रिसर्च जो हो रही है वो वैक्सीन पे है। क्या हम और बेहतर वैक्सीन ला सकते हैं जो वेरिएंट्स को भी कवर करेंगी, जो हमें लंबी देर तक प्रोटेक्शन देगी, जिसके लिए एक ही टीके की जरूरत पड़ेगी, 2 टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हम किसी और रूट से दे सकते हैं, नेजल स्प्रे से दे सकते हैं, जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठी ही वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि एक नाक में स्प्रे ही करने की जरूरत है। इस सारी चीजों पे रिसर्च जो है वो पूरी तरह से हो रही है। सर्वेलेंस हो रहा है, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग होगी कि इन वेरिएंट्स जो है इन पे और वैक्सीन का क्या असर पड़ेगा, उस पर भी रिसर्च हो रही है। रिसर्च पूरी तरह से हो रही है, लेकिन उसका नतीजा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन भी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसके बावजूद आप अपने परिवार के साथ नहीं होकर आज तक पर देश के लाखों करोड़ों दर्शकों के साथ हैं। तो जाने से पहले केवल एक बार दर्शकों को बता दें कि अब ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने केसेस कम करने हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो हॉस्पिटल की जो है हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें पूरी तरह से फिर से निभाना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप मास्क अपना जरूर लगाएं जब बाहर जाएं, क्राउडेड एरियाज अवॉइड करें या क्राउड ना बनने दें। अगर कुछ दिनों के लिए हम मार्केट नहीं गए या हमने शॉपिंग नहीं की या रेस्टोरेंट में नहीं गए या अपने हॉलीडे के लिए नहीं गए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके कारण अगर केस इतने ज्यादा बढ़ गए और हमारे ही किसी रिश्तेदार को बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, तो वो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि जो भी लोग वैक्सीन प्रायोरिटी लिस्ट में है वो जल्दी से जल्दी आगे आके अपनी वैक्सीन लगाएं, जिससे इनकी सब लोगों को वैक्सीन लग जाए और हम और लोगों के लिए फिर ये खोल पाए। तीसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो जो कोविड के हो, आप डरे नहीं, अपना सबसे आगे आके टेस्ट कराएं, और अगर कोविड है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। सारे जो आपके जिन लोगों के से आप पिछले 2-3 दिन में कांटेक्ट में आए, उन संपर्क में आए, उनसे आप उनको बोलें कि वो अपने या तो टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएं। अगर हम ये सब चीजें कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम केसेस को फिर से नीचे ला पाएंगे और आस्ता आस्ता इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया, आप आज तक पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जन्मदिन की आपको, हमारे दर्शकों की तरफ से भी वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।